आज का अपना मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के अंदर आज का अपना दूसरा टॉपिक है व्यक्तित्व। इससे पहले हमने अधिगम पढ़ लिया है और आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व का। किसकी बात करेंगे आज हम? व्यक्तित्व। और इस व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्सनालिटी। इस व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्सनालिटी। तो व्यक्तित्व शब्द है वो तो क्या है? हिंदी का है, और जो अपना पर्सनालिटी शब्द है वो किसका है? अंग्रेजी का है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो व्यक्तित्व शब्द है, जो अपना पर्सनालिटी है, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति की बात मैं बताऊं तो अपना जो पर्सनालिटी शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। यानी अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो पर्सनालिटी है, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कि मुखौटा, नकली चेहरा, मास्क या नकाब से लगाया जाता है। वो क्या होता है अपना? ये मुखौटा, नकली चेहरा, नकाब या मास्क की क्या है? व्यक्तित्व है। ये किसका अर्थ है? पर्सोना का। ठीक है, तो हम देख रहे थे अपना व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। तो सबसे पहले इसमें देखें इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो लैटिन भाषा के पर्सोना, लैटिन भाषा के किससे? हमसे कोई ये पूछ ले कि व्यक्तित्व शब्द या पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है तो किससे हुई है? लैटिन भाषा के पर्सोना से, या ऑप्शन में अकेला पर्सोना हो तो उससे। हमें ये इसकी स्पेलिंग, इसका जो मीनिंग है उसको भी ध्यान में रखना है। से हुई है, जिसका अर्थ मुखौटा, नकली चेहरा, नकाब और मास्क से है। नेक्स्ट ये बात करते हैं कि व्यक्तित्व जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो किसने किया कि जो व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडलर ने किया। हमसे कोई ये पूछे कि व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला मनोवैज्ञानिक था तो कौन है? सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है व्यक्तित्व शब्द का? तो कौन हो जाएगा? एडलर। ठीक है, नेक्स्ट एडलर को व्यक्तित्व मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट हमसे कोई ये पूछे कि व्यक्तित्व मनोविज्ञान का जनक माना जाता है तो किसे माना जाता है? एडलर को। और व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला भी कौन था? एडलर। नेक्स्ट व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाली, किसका? व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की प्रथम विचारधारा मनोविश्लेषणवाद है। कोई हमसे ये पूछे कि व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की प्रथम विचारधारा कौन सी है तो मनोविज्ञान की प्रथम विचारधारा कौन सी है? कौन सी है? मनोविश्लेषणवाद। और इसकी ये पूछे कि मनोविश्लेषणवाद जो विचारधारा है इसका प्रतिपादक कौन है तो कौन है? सिगमंड फ्राइड। तो क्या है आगे? जिसका प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। नेक्स्ट कि व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम विभाजन 400 ईसा पूर्व में यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटिस ने या के द्वारा किया गया। हमसे कोई ये पूछे कि व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम विभाजन कब किया गया तो 400 ईसा पूर्व। और किसके द्वारा किया गया? एक यूनानी चिकित्सक था, कौन? हिप्पोक्रेटिस के द्वारा किया गया। अब ये देखते हैं कि व्यक्तित्व होता क्या है, इसकी सामान्य बातें देखते हैं। तो व्यक्तित्व सामान्यतः रंग, रूप, आकार और वेशभूषा को भी क्या माना जाता है? व्यक्तित्व माना जाता है। हम लोगों की विचारधारा क्या करते हैं? व्यक्ति का ड्रेस कोड देखते हैं, उसका रंग रूप देखते हैं, उसका आकार देखते हैं, और हम क्या करते हैं? उसी को क्या समझ बैठते हैं? उसी को उसका व्यक्तित्व समझ बैठते हैं। लेकिन ये क्या है? गलत है, ये सही नहीं है। क्यों? क्यों नहीं? ये केवल क्या है? रंग रूप है, आकार है, और जो वेशभूषा है वो व्यक्ति के केवल क्या होते हैं? बाह्य पक्ष होते हैं। ये व्यक्ति के क्या होते हैं? केवल बाह्य पक्ष होते हैं। नेक्स्ट व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक गुणों का मिश्रण ही क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। तो हम व्यक्तित्व किसे कहेंगे? रंग, रूप, आकार और वेशभूषा को व्यक्तित्व नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये केवल व्यक्ति का क्या है? बाह्य पक्ष है। तो हम व्यक्तित्व किसे कहेंगे कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और जो सामाजिक गुण होते हैं उन गुणों का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ही व्यक्तित्व कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे व्यक्तित्व की, वो हमने देखी है। अब देखते हैं उसका सामान्य परिचय हो गया।
उसके बाद हम बात करते हैं व्यक्तित्व की जो परिभाषाएं हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा है, उन चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर हम परिभाषा देखते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। कि एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो क्या कहते हैं कि जो हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। और ये बात कौन कहता है? वॉटसन। ये परिभाषा किसकी है? वॉटसन की। नेक्स्ट, जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग ही व्यक्तित्व है। क्या होता है कि जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग ही व्यक्तित्व है। ये बात किसने कही है? वैलेंटाइन ने। किसने कही है? वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट, व्यक्तित्व जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों, आकांक्षाओं, इच्छाओं और दृष्टिकोण की सामुदायिकता है। ये बात किसने कही है? प्रिंस मार्टिन ने। नेक्स्ट, व्यक्तित्व व्यक्ति का समन्वित रूप है, यानी कि व्यक्तित्व व्यक्ति का क्या है? समन्वित रूप है। ये बात किसने कही है? गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट, व्यक्तित्व वातावरण के साथ स्थायी व सामान्य समायोजन है। ये बात किसने कही है? बोरिंग ने। किसने कही है? बोरिंग ने। नेक्स्ट, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों व इच्छाओं का संगठन है। ये बात किसने कही है? मन ने। और ये परिभाषा क्या है? इंपॉर्टेंट किसकी? मन की। कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों व इच्छाओं का संगठन ही क्या है? व्यक्तित्व। ये बात किसने कही है? मन ने। नेक्स्ट, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, प्रतिमाओं और विशेषताओं के योग का विशेषताओं के योग कोई क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। ये बात किसने की है? बिग व हंट ने। नेक्स्ट, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता का क्या है? ये क्या है? गुणात्मकता। ये बात किसने कही है? वुलबर्ट ने। ये भी अपनी क्या है? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कि व्यक्तित्व व्यक्ति की मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है, जिसके द्वारा वह वातावरण के साथ अद्वितीय समायोजन करता है। और ये बात किसने कही है? आल्पोर्ट ने। ये भी क्या अपनी इंपॉर्टेंट। और तीनों ही परिभाषाएं क्या है? एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्यक्तित्व संरचना संबंधी फ्राइड का सिद्धांत। फ्राइड ने व्यक्तित्व संरचना संबंधी एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत को देखते हैं कि इसमें सिद्धांत के अंदर क्या क्या बताया है। तो फ्राइड ने सिद्धांत के अंदर तीन भागों को डिवाइड किया। सिद्धांत को तीन भागों में बांटा है। नंबर 1 में इसने बताया कि मन की अवस्थाएं, कि मन की कितनी अवस्थाएं होती हैं। नंबर 2 पे मन की स्तर बताए हैं कि कौन कौन से मन के स्तर होते हैं। नेक्स्ट, अन्य कारक बताए हैं। तो मन की जो अवस्था है वो इसमें तीन होती हैं, इदम या ईड, अहम यानी जिसे हम बोलते हैं इसमें ईगो, और थर्ड क्या होता है अपना परम अहम, जिसे क्या बोलते हैं? सुपर ईगो। फिर मन के स्तरों की बात करें तो इसमें मन के स्तर होते हैं तीन। कौन कौन से? चेतन मन, अवचेतन या अर्धचेतन, और तीसरा क्या होता है? अचेतन। नेक्स्ट, अन्य कारकों में नंबर 1 पे होता है इसमें लिबिडो, नंबर 2 पे होता है इसमें सेक्सुअल कामवासना, नंबर 3 पे इसमें होता है सब मोह, नंबर 4 में होता है मूल प्रवृत्तियां, और नेक्स्ट लास्ट होता है इसमें ओडिपस एवं इलेक्ट्रा ग्रंथियां। यानी कि व्यक्तित्व संरचना संबंधी फ्राइड का सिद्धांत में इसमें तीन बातें देखेंगे हम। सबसे पहले तो मन की अवस्थाओं को पढ़ेंगे कि किस अवस्था में क्या होता है। अवस्थाओं की बात हम देखेंगे मन के स्तरों को 1 बाय 1, तो उसके बाद देखेंगे अन्य कारक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मन के स्तर, मन की अवस्थाएं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मन की अवस्थाएं कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 इदम या इड, या इसे क्या बोलते हैं? अबोधात्मा भी बोलते हैं। तो जो अपना जो इड होता है, जो इदम होता है, ये क्या होता है कि इसे सुखवादी या आनंद का सिद्धांत भी कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति क्या करता है? परिणामों की परवाह नहीं करता है, ना ही उसे परिणाम ज्ञात होते, बल्कि वो क्या करता है?
सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, आनंद लेता है, अपनी जो दमित जो इच्छाएं होती है उनको पूरा करता है। ये नहीं कि ये ऐसा करने से ये होगा, नहीं, उसे इस चीज की कोई परवाह नहीं, सिर्फ वो क्या करता है, अपना क्या करता है, लक्ष्य पूरा करता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे सुखवादी या आनंद का सिद्धांत भी कहते हैं। यह इच्छाओं का जन्म घर है, यानी व्यक्ति के अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो नई नई जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उन इच्छाओं का जन्म घर किसे कहते हैं, इदम या युक्ति को कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें न तो परिणामों की जानकारी होती है और ना ही परवाह होती है, इसमें आदेश मिलता है कि छीन लो। नेक्स्ट, यह हमारे मन के भीतर का पशु या राक्षस होता है। नेक्स्ट हमने इदम देख लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अहम की, यानी कि ईगो की। ईगो क्या होता है कि इसे वास्तविकता का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इच्छाओं व वास्तविकताओं के मध्य संतुलन स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट, यह हमारे मन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस वाला कहलाता है। हमसे कोई ये पूछे कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस वाला कहलाता है, ऑप्शन इदम, अहम, सुपर ईगो या परम अहम, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, अहम, ईगो। नेक्स्ट, इसकी स्थिति दो मालिकों के बीच एक नौकर जैसी होती है। नेक्स्ट, इसमें आदेश मिलता है कि न तो सुखवादी बनो और ना ही आदर्शवादी बनो, बल्कि जो वास्तविकता है उस पर क्या दो, ध्यान दो। नेक्स्ट, जिस व्यक्ति का ईगो पक्ष जितना अधिक मजबूत होगा, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना ही अधिक क्या होगा, सुदृढ़ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं परम अहम, आदर्शात्मक या अधि अहम या सुपर ईगो की। तो जो सुपर ईगो होता है वो क्या करता है, इसे आदर्शवादी व नैतिकता का क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें परिणामों की पूर्णतः जानकारी होती है। नेक्स्ट, यह उचित है, यह अनुचित है, इसी पर आधारित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें बात करें तो परम अहम की। तो इसमें आदेश मिलता है कि बुरा कार्य करना बुरी बात है, यानी कि परम अहम या सुपर ईगो में क्या कहा जाता है कि इसमें आदेश मिलता है कि बुरा कार्य करना बुरी बात होती है। नेक्स्ट, इसमें पछतावे की भावना होती है, यानी कि अपनी गलती के ऊपर क्या होता है, पछतावा होता है। नेक्स्ट, इसमें देवत्व गुणों की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल देखें कि एक सुंदर नव युवती को देखकर, एक सुंदर नव युवती को देखकर चुंबन की इच्छा होना, तो यह अवस्था कौन सी कहलाएगी, इदम की अवस्था कहलाएगी। किसी नव युवक युवती को देखकर, एक सुंदर नव युवती को देखकर मन में चुंबन की इच्छा होना क्या है, इदम की अवस्था। नेक्स्ट, और यह सोचकर विचार समाप्त हो जाना, और यह सोचकर विचार समाप्त हो जाना कि ऐसा करने पर क्या होगी, पिटाई होगी, तो यह कौन सी अवस्था होगी, अहम या ईगो की अवस्था कहलाएगी। नेक्स्ट, तथा मन में ऐसा विचार आना कि गलत तरीके से चुंबन करना गलत बात है, तो यह कौन सा हो जाएगी, परम अहम या सुपर अहम की अवस्था कहलाएगी। नेक्स्ट, नोट, इड व ईगो की स्थिति में व्यक्ति को समायोजित होता है और सुपर ईगो की स्थिति में व्यक्ति क्या होता है, समायोजित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मन के स्तर। और मन के स्तर में तीन देखें, कौन कौन सा होता है, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन या अवचेतन मन। तो सबसे पहले देखते हैं चेतन मन। ये चेतन मन क्या होता है, यह मन का लघुतम भाग या सबसे छोटा भाग, यानी कि मन का 1/10 भाग होता है, यानी कि सबसे छोटा भाग होता है। इसमें जो बातें समाहित होती हैं उन्हें याद करने के लिए दिमाग पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि जो बातें हमारे चेतन मन के अंदर समाहित होती हैं उन बातों को याद करने के लिए हमारे दिमाग या मस्तिष्क के ऊपर जोर डालने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपसे कोई आपका नाम पूछता है तो आप सोच विचार के अपना नाम बताते हैं या तुरंत अपना नाम बताते हैं। कोई किसी से पूछता है कि आपका नाम क्या है, जैसे मेरे से कोई पूछे कि आपका सर आपका नाम क्या है, तो मैं बताऊंगा कृष्ण कुमार, क्या मैं सोच के बताऊंगा, नहीं,
याद करने के लिए हमारे दिमाग या मस्तिष्क पर जोर डालने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट अपना दूसरा है अचेतन मन। नेक्स्ट या दूसरा अपना कौन सा है? अचेतन मन। यह है मन का सबसे बड़ा भाग होता है, अर्थात मन का क्या होता है? ये सबसे बड़ा भाग होता है, अर्थात 9/10 भाग होता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसमें दमित इच्छाओं का भंडार होता है। या दमित इच्छाओं का भंडार अगर किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं? अचेतन मन को कहते हैं। और सबसे क्या है? डेंजर यही है, सबसे खतरनाक कौन सा अपना? यही मन का भाग है। जितनी भी जो दमित इच्छाएं होती हैं, जिन इच्छाओं की हमारी पूर्ति नहीं होती, वो सारी की सारी क्या होती है? यहीं पर आकर क्या हो जाती है? समाहित हो जाती है। नेक्स्ट इसमें समाहित बातों को सामान्य तरीके से याद नहीं किया जा सकता है, परंतु मनोवैज्ञानिक विधियों व प्रयोगात्मक विधियों के द्वारा इनकी बातों को जाना जा सकता है। और वो विधि कौन सी है? सम्मोहन विधि के द्वारा उसके मन की बातों को क्या किया जा सकता है? जांचा जा सकता है, उन बातों को जाना जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवचेतन या अर्धचेतन मन की। ये क्या होता है? जो अपना चेतन मन और अचेतन मन होते हैं, इन दोनों के बीच में पुल का कार्य करता है। हमसे कोई सीधा ये पूछ ले कि चेतन मन और अचेतन मन के बीच पुल का या सेतु का कार्य कौन करता है? कौन सा मन करता है? मन का कौन सा स्तर करता है? तो कौन सा करता है? अवचेतन या अर्धचेतन करता है। नेक्स्ट इसमें समाहित बातों को याद करने के लिए दिमाग पर, इसमें समाहित बातों को दिमाग पर जोर डालने पर याद किया जा सकता है। जैसे हम ये नहीं बोलते कि यार मेरे को ये चीज, यार मेरे को ये बात तो ध्यान में तो है लेकिन उसका नाम नहीं आ रहा, उसका नाम तो क्या है? जीभ के नीचे आ गया, मेरे को ये याद है लेकिन मैं बता नहीं पा रहा। तो ऐसी जो स्थिति होती है वो कौन सी मन के स्तर के अंदर होती है? अवचेतन या अर्धचेतन मन के स्तर के अंदर होती है। जैसे जीभ का लड़खड़ा जाना, याद की बातों को भूल जाना, या हकला जाना, या तुतला जाना, ये सभी के सभी जो कारण है वो किससे संबंधित है? अवचेतन या अर्धचेतन मन से संबंधित है। कोई सीधा पूछ ले, जीभ का लड़खड़ा जाना, याद की बातों का भूल जाना, या हकला जाना, या तुतला जाना, ये किससे संबंधित है? किससे है? अवचेतन मन की या अर्धचेतन मन से संबंधित है। और मैंने इससे पहले ही बताया था अधिगम में तुतलाने का मूल कारण क्या बताया था मैंने? संवेगों का तीव्र प्रभाव, संवेगों का तीव्र प्रभाव। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्य कारकों की। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं? अन्य कारकों की। अन्य कारक कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहले हम देखते हैं लिबिडो या लैंगिक ऊर्जा। एक ही बात है, लिबिडो बोले या लैंगिक ऊर्जा बोले। तो ये क्या होता है कि फ्राइड ने प्रेम, स्नेह और काम वासना की भावना को लिबिडो नाम दिया है। कोई ये पूछ ले कि प्रेम, स्नेह और काम वासना की भावना को लिबिडो नाम किसने दिया? तो किसने दिया? फ्राइड ने दिया। नेक्स्ट, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण व्यक्ति क्या हो जाता है? तो समायोजित हो जाता है। और फ्राइड एक ऐसा व्यक्ति है जिसने शेषावस्था के अंदर काम वासना की भावना को क्या किया है? स्वीकार किया है। ये फ्राइड क्या कहता है कि शेषावस्था में बच्चे के अंदर काम वासना की भावना पाई जाती है। और इसी बात को लेकर फ्राइड के शिष्य युंग और जून के मध्य क्या हो गया? मतभेद हो गया। वो चीजें देखेंगे अधिगम करते गए विकास के अंदर। नेक्स्ट अन्य कारकों में बात करते हैं स्वमोह की। स्वमोह ये क्या होता है? खुद से मोह यानी कि स्वयं से प्रेम। स्वमोह का अर्थ क्या होता है? खुद या स्वयं से प्रेम। क्या है कि शिशु सर्वाधिक प्रेम स्वयं से ही करता है। यानी कि शिशु होता है वो सर्वाधिक प्रेम क्या करता? स्वयं से ही करता है। क्योंकि बाह्य जगत के बारे में शिशु नहीं जानता है। नेक्स्ट, और बाह्य जगत में शिशु सर्वप्रथम अपनी मां से प्रेम करता है। पहले शिशु क्या करता है? स्वयं अपने आप से प्रेम करता है क्योंकि उसे बाह्य जगत का ज्ञान नहीं होता है। और जैसे शिशु को बाह्य जगत का ज्ञान होता है तो ज्ञान होने के बाद वो सबसे पहले अपनी मां से क्या करता है? प्रेम करता है, स्नेह करता है। नेक्स्ट,
काम वासना की भावना, सॉरी सेक्स और काम वासना की भावना। तो इसके बारे में क्या है कि फ्राइड ने शिशु में काम वासना की भावना को क्या किया है, स्वीकार किया है। फ्राइड का मानना है कि शिशु के अंदर भी क्या पाई जाती है, काम वासना की भावना पाई जाती है, लेकिन जो शिशु के अंदर जो काम वासना की भावना होती है, उस भावना को किशोरावस्था की जो काम वासना की भावना होती है उससे क्या है, अलग बताया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, लेकिन इस भावना काम वासना को किशोरावस्था की काम वासना से भिन्न माना है। नोट, लेकिन सेक्सुअल काम वासना को लेकर फ्राइड व इनके शिष्य यूंग जोंग में मतभेद हो गया और यूंग ने नव विश्लेषणवाद या विश्लेषणवाद का प्रतिपादन कर दिया। फ्राइड ने बताया कि शिशु के अंदर क्या होती है, काम वासना की भावना पाई जाती है। तो इसके विरोध में इसके शिष्य थे फ्राइड के यूंग और जोंग, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप भी पिटोगे हमें भी पिटवाओगे। ये बात बोले हो ही नहीं सकती कि एक जो शिशु है उसके अंदर काम वासना की भावना पाई जाती है, ये बात हो नहीं सकती, आप भी पिटोगे और हमें भी पिटवाओगे। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच क्या हो गया, मतभेद हो गया। और ये युग ने क्या कर दिया, एक नव विश्लेषणवाद या विश्लेषणवाद का क्या कर दिया, प्रतिपादन कर दिया। और व्यक्तित्व का एक ऐसा प्रकार का इसने उन्होंने प्रतिपादन किया जो कि हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर क्या है, बिल्कुल सटीक बैठता है। और देखेंगे आगे नेक्स्ट, मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समय क्या होते हैं। मूल प्रवृत्तियों को देखने से पहले हम देखते हैं कि समय क्या होते हैं। तो व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मूल प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है। तो संवेगों के प्रति होने वाली प्रतिक्रियाओं को ही क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों की। तो जैसे देख ले कि मूल प्रवृत्ति क्या होता है। तो जैसे भय की मूल प्रवृत्ति क्या होती है, पलायन। भय के कारण क्या होता है, पलायन करते हैं। नेक्स्ट, फ्राइड ने दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। फ्राइड मानता है या फ्राइड कहता है कि मूल प्रवृत्तियां दो प्रकार की होती हैं तथा इन मूल प्रवृत्तियों के लिए जर्मन भाषा के ड्राइंग शब्द का प्रयोग किया है। फ्राइड ने दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और उन मूल प्रवृत्तियों के लिए जर्मन भाषा के ड्राइंग शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। अब वो दो मूल प्रवृत्तियां कौन सी है देखते हैं। नंबर 1, जन्म से संबंधित मूल प्रवृत्ति। नंबर 1 पे कौन सी अपनी जन्म से संबंधित मूल प्रवृत्ति, जिसे क्या बोलते हैं, इरोज। जिसे क्या बोलते हैं, इरोज। पहली क्या अपनी जन्म से संबंधित मूल प्रवृत्ति, इसे क्या बोलते हैं, इरोज। इसका संबंध ऊर्जावान कार्यों, सृजनात्मक कार्यों तथा सामाजिक कार्यों से होता है। हमसे कोई ये पूछे कि ऐसी कौन सी मूल प्रवृत्ति है जिसका संबंध ऊर्जावान कार्यों या सृजनात्मक कार्यों या सामाजिक कार्यों से होता है, तो कौन सी है वो, इरोज बोले या जन्म से संबंधित मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट, मृत्यु से संबंधित मूल प्रवृत्ति, जिसे क्या बोल सकते हैं, थैंटोस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इसका संबंध विध्वंसकारी कार्यों से होता है, यानी कि किसी चीज को या किसी कार्य को नष्ट कर देना, उसका संबंध किससे होता है, थैंटोस या मूल मृत्यु से संबंधित मूल प्रवृत्ति से होता है। जैसे मैं बात करूं कि दो छोटे बच्चे हैं, जैसे दो छोटे बच्चे मिट्टी से खेल रहे हैं, उनमें से एक बच्चा तो मिट्टी से घर बना रहा है और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, उसे तोड़ रहा है। तो मैंने बात की दो छोटे बच्चे मिट्टी से खेलते हैं और एक मिट्टी से घर बनाता है और दूसरा उसे तोड़ देता है। तो जो पहले वाला बच्चा है उसमें कौन सी मूल प्रवृत्ति है, इरोज की, जन्म से संबंधित। क्यों, क्योंकि वो निर्माण कार्य कर रहा है, सृजनात्मक कार्य कर रहा है। और दूसरा बच्चा वो क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, उसको तोड़ रहा है। तो उससे किसके साथ जोड़ेंगे, थैंटोस के साथ, मूल प्रवृत्ति के साथ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, आज की वीडियो की लास्ट और नेक्स्ट बात करते हैं हम कि ओडिपस व इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। फ्राइड का मानना है कि क्या है कि शिशु के अंदर ओडिपस व इलेक्ट्रा मनोग्रंथियां पाई जाती हैं। जो ओडिपस ग्रंथि मनोग्रंथि होती है वो क्या होती है, पितृ विरोधी भावना से संबंधित होती है
जो किस में पाई जाती है, लड़कों में। हमसे कोई ये पूछे कि ओडिपस मनोवृत्ति पाई जाती है तो किन में पाई जाती है, लड़कों में। क्यों? क्योंकि इनमें कौन सी भावना होती है, पितृ विरोधी भावना पाई जाती है, किनमें, लड़कों में। नेक्स्ट इलेक्ट्रा क्या होती है, मातृ विरोधी भावना होती है जो कि किन में पाई जाती है, लड़कियों में। या हमसे कोई पूछे कि ओडिपस का संबंध किससे होता है, तो लड़कों से। इलेक्ट्रा का संबंध किससे होता है, तो लड़कियों से। क्यों होता है, देखते हैं। जैसे मैं बात करूं कि एक लड़का सबसे ज्यादा स्नेह प्रेम किससे करता है, अपनी मां से करता है। यदि लड़के को पैसों की जरूरत है या कोई कार्य करवाना है या लड़के को कहीं बाहर जाना है तो वो लड़का सीधा अपने पिता से न कहकर अपनी मां से कहता है कि मां मुझे 1000 रुपए चाहिए या आज शाम को मुझे पार्टी में जाना है, पापा को बोलना। क्या करना, पापा को बोलना। और वो जाने से पहले पता पापा को भी है कि लड़का कहीं बाहर पार्टी में जा रहा है, लड़का नहा धो के तैयार है, कहीं बाहर जा रहा है, पता किसको है, पिता को भी है। उसके बाद क्या होता है कि मम्मी पापा दोनों ही कमरे में थे, लड़का क्या करेगा, मम्मी के सामने जाएगा बाहर से, पिता को दिखाई नहीं देगा, गेट के बाहर से मम्मी को बोलेगा, मम्मी, पापा को इशारा करेगा कि पापा को बोल मुझे कहीं बाहर जाना है। क्यों? क्योंकि लड़का अपनी मां से क्या करता है, अधिक स्नेह प्रेम करता है और पिता से क्या करता है, डरता है। उसका कारण क्या है कि एक प्रिंस, एक राजकुमार था जिसका नाम था ओडिपस। ओडिपस उस प्रिंस का नाम था। तो वो क्या करता था, अपनी मां से बहुत अधिक स्नेह प्रेम करता था। और एक दिन क्या होता है कि वो राजा जो ओडिपस था उसका पिता, उसने उसकी मां को मार दिया। सॉरी, उसके पिता, ओडिपस जो राजकुमार था उसके पिता और माता के बीच क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण जो ओडिपस राजकुमार था उसने क्या कर दी, अपने पिता की हत्या कर दी। उसने क्या कर दी, अपने पिता की हत्या कर दी, ऐसा मानना है। इसी के कारण ओडिपस ग्रंथि होती है, क्या होती है, पितृ विरोधी होती है, लड़कों में पाई जाती है। और लड़के क्या करते हैं, अपनी माता से अधिक स्नेह प्रेम करते हैं। तो लड़कों में पितृ विरोधी भावना होने के कारण अपनी मां से क्या करते हैं, लड़के अधिक स्नेह और प्रेम करते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रा ग्रंथियां, ये क्या है कि ये लड़कियों में पाई जाती है। और इसके कारण क्या होता है कि लड़कियां अपनी मां की चुगली पिता से करके क्या करती हैं, आनंद की अनुभूति करती हैं। यानी कि पिता के सामने अपनी मां की क्या करती है, बुराइयां करती हैं। और उनको ऐसा करने से क्या होता है, आनंद की क्या होती है, अनुभूति होती है। तो लड़कियों में मातृ विरोधी भावना होने के कारण अपने पिता से क्या करती हैं, अधिक स्नेह और प्रेम करती हैं। और इसी कारण लड़कियां अपने पिता की क्या होती हैं, परियां होती हैं। नेक्स्ट कल देखते हैं।